अगला जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में हम लोगों ने बहुत बार बच्चों सुना है। इस कोविड-19 में वो लोग भी इस टर्म का मतलब ठीक तरह से जान पाए जिन्होंने आज तक साइंस या फिर बायो के बारे में नहीं जाना था। हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, नाउ दे ऑल्सो नो द मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। देखिए इम्यून सिस्टम क्या है, तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज विच कैन बी अचीव्ड थ्रू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द पर्सन सिस्टम। अब देखिए हुआ क्या है, अब आप कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई एक ही व्यक्ति बीमार हुआ है लेकिन बाकी के लोग बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है। ऐसा किस कंडीशन में हमको देखने को मिलेगा? ऐसा हमको तब देखने को मिलेगा जब आपके घर में वो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो है, इफ द पर्सन इज हैविंग लो इम्यूनिटी या फिर वीक इम्यूनिटी, अगर हम उसको देखें उसके अंदर देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली वो उसको डिसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, उसको डेफिनेटली यहाँ पे ये डिसीज हो जाएगी। लेकिन बाकी लोगों को क्यों नहीं हो रही है? बाकी लोगों को इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है, उनकी बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता, हम लोगों ने ये हिंदी में शब्द सुना होगा, ये जो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स करने की जो पावर है, वही तो the ability to fight against any kind of microbe, वही तो इम्यूनिटी है बच्चों। यही इम्यूनिटी आपको किसी भी तरह की डिसीज से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इम्यूनिटी का जब अब अर्थ आपको क्लियर हो चुका है, तो यहाँ पे इम्यूनिटी के दो टाइप आपको देखने को मिलता है। द फर्स्ट टाइप इज इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकेंड टाइप इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। कैसे? इनेट इम्यूनिटी जो है वो आपकी बॉडी में बाय बर्थ होती है, जन्म से आपके साथ होती है, और एक्वायर्ड जो है वो आफ्टर बर्थ आपको मिलती है। ये आपको कब मिली है? आफ्टर बर्थ। इनेट जो है वो बाय बर्थ आई है, लेकिन एक्वायर्ड जो है आपने एक्वायर किया, आपने ग्रहण किया। कब ग्रहण किया? व्हेनेवर यू विल सफर फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसीज, है ना। जैसे एक बार क्या होता है कि आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, आपने एकदम से वहां पे पैर रखा और एकदम से आप गिर जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम यू विल बी अवेयर फॉर दिस थिंग कि वहां पे मैंने पैर रखा था और मैं गिर गया था, इसलिए मुझे यहाँ पे देख के चलना होगा। ये आपने कैरेक्टर अक्वायर किया। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको एक बार कोई डिसीज हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज वहाँ पे प्रिपेयर, उस डिसीज के अगेंस्ट प्रिपेयर कर लेता है बच्चों। और जब ये डिसीज के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड हो जाती है, सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर द सेम माइक्रोब विल एंटर इनसाइड द बॉडी, तब आपको वो डिसीज नहीं होगी या आपकी बॉडी उससे फाइट करने में मदद करेगी। सबसे पहले हम लोग इनेट इम्यूनिटी की बात यहाँ पे कर लेते हैं कि इनेट इम्यूनिटी का अर्थ क्या है। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, इनेट इम्यूनिटी इज द काइंड ऑफ इम्यूनिटी विच विल बी देयर बाय बर्थ, है ना। तो आपके जन्म से जो इम्यूनिटी आपके साथ है वो आपकी इनेट इम्यूनिटी कहलाती है। अब क्या क्या चीज़ें आपके साथ है? देखिए इनेट इम्यूनिटी में इतने सारे सेल्स आपके साथ में है। ये नेचुरल किलर सेल्स आपकी बॉडी में है, डेंड्राइटिक सेल्स आपकी बॉडी में है ना। दे विल हेल्प यू टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। उसके बाद में यहाँ पे आपके मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मस्ट सेल, मैक्रोफेज, ये इतने सारे सेल्स आपकी बॉडी में है जो कि आपका इनेट इम्यून सिस्टम बनाते हैं। इसमें आपके अपोजिट जो है वो है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, है ना। तो इनेट जो है ये आपके जन्म से है। इसी के साथ में आपकी स्किन जो है वो आपके जन्म से है। आपकी बॉडी में पसीना जो है वो लगातार प्रोड्यूस हो रहा है और ये आपके बचपन से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो भी स्वेट का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा दैट इज ऑल्सो मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी, है ना। उसी के बारे में, इस इनेट इम्यूनिटी के बारे में हम आगे और डिस्कस करते हैं। तो ये इनेट इम्यूनिटी जो है बच्चों, ये किसी एक पर्टिकुलर के पीछे नहीं है,
किसी एक तरह की डिसीज के लिए नहीं है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, हमने इसको कहा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, है ना, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के माइक्रोब के लिए नहीं, ये सभी तरह के माइक्रोब्स के खिलाफ ये काम करता है, इसीलिए ये कहलाया है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, है ना। इसके बाद में देखिए ये इनेट इम्यूनिटी में जो काम की चीजें जो है वो है सबसे पहली आपकी स्किन, म्यूकस, सलाइवा, डब्ल्यूबीसी, साइटोकाइन, ये सारे के सारे आपके इनेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यही वो चीज़ें हैं जो आपके इनेट इम्यून सिस्टम को रेडी करते हैं। देखिए स्किन विल नॉट अलाउ एनीथिंग टू एंटर इनसाइड द बॉडी, ये माइक्रोब्स को नहीं आने देती, लेकिन अगर इसमें किसी तरह का कट हो जाए, कट लग जाए, ये इंजर्ड हो जाए, तब माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश करती है कि वो खुद को रिपेयर कर लें। म्यूकस, जब भी म्यूकस लगातार आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, सो दे विल नॉट बी एबल टू, माइक्रोब्स विल नॉट बी एबल टू एंटर इनसाइड द बॉडी, है ना, तो ये म्यूकस भी इंपॉर्टेंट है। सलाइवा, सलाइवा के अंदर भी लाइसोसोम्स होते हैं बच्चों, लाइसोसोम्स के बारे में आपने सुना होगा कि व्हाट दे विल डू, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू किल द माइक्रोब, वो माइक्रोब को मार देंगे, और माइक्रोब की जब सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तब वो डिसीज यहाँ पे कॉज नहीं कर पाएंगे। वैसे ही डब्ल्यूबीसी जो है ये है वाइट ब्लड सेल्स, आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वही आपके सोल्जर सेल्स हैं। आपने इनके बारे में पहले भी पुरानी क्लासेस में या छोटी क्लासेस में आपने इसके बारे में सुना है। आपसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड के अंदर सोल्जर सेल्स कौन से कहलाते हैं, और ये सोल्जर सेल क्यों कहलाते हैं, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ माइक्रोब, है ना। तो अब देखिए इनेट इम्यूनिटी जो है, यहाँ पे हमको इसके 4 बैरियर यहाँ पे हमको बताए हुए हैं, 4 बैरियर जो हैं जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। इसमें सबसे पहला जो बैरियर है वो है फिजिकल बैरियर। अब देखिए फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है, मतलब पहली बात, माइक्रोब को आपकी बॉडी में इंटर ही नहीं होने दिया जाए तो वो डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमने इसको नाम दिया फिजिकल बैरियर। तो स्किन जो है इज अ फिजिकल बैरियर, उसके साथ में म्यूकस की कोटिंग अगर हमको इसके स्किन पे या बॉडी पे मिल जाए, जैसे ये जो कोटिंग है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में है ना, और उसी के कारण माइक्रोब्स वहां पे अंदर इंटर नहीं कर पाते, दे विल ट्रैप्ड ओवर देयर। वैसे ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी इसी म्यूकस की लेयर हमको देखने को मिलती है। तीसरा सिस्टम आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इस म्यूकस का लगातार प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है, जिसके कारण माइक्रोब्स आपकी बॉडी में इंटर नहीं कर पाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो माइक्रोब्स को पूरी तरह से रोक दिया है, उन्होंने पूरी तरह से स्टॉप कर दिया है, और अगर माइक्रोब आपकी बॉडी में नहीं जा पा रहे हैं बच्चों, डेफिनेटली दे वोंट बी एबल टू कॉज यू डिसीज। दूसरा जो है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हम क्या देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल बैरियर में सबसे पहला दूसरा वाला जो बोलना चाहिए कि वो है सलाइवा। सलाइवा के कारण माइक्रोब जो है उनका लाइसिस हमको देखने को मिलेगा बच्चों, और जब लाइसिस हो जाएगा, लाइसिस में क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है उस माइक्रोब की, है ना, इट विल ब्रेक। तो लाइसोसोम जो कि सलाइवा में है, उसने क्या किया, उसने माइक्रोब्स की सेल मेम्ब्रेन को, माइक्रोब्स की क्या करा है, माइक्रोब्स की सेल मेम्ब्रेन को उसने तोड़ दिया, और माइक्रोब्स की सेल मेम्ब्रेन को अगर उसने वहां पे तोड़ दिया है तो सारा मटेरियल जो है उस सेल बॉडी का वो बाहर की तरफ आ जाएगा, और आपके बैक्टीरियल सेल की डेथ वहां पे हमको देखने को मिलेगी। सलाइवा के बाद में दूसरी जो सबसे काम की चीज़ है वो है आपकी बॉडी से, आपकी आंखों से प्रोड्यूस होने वाला टीयर या आंसू। इट ऑल्सो कंटेन द सेम थिंग इन इट, इसके अंदर भी लाइसोसोम बच्चों देखने को मिलेगा, और लाइसोसोम के बाद में इस टीयर्स के बाद में आपके स्टमक के अंदर, अब बैक्टीरिया अगर अंदर चला गया है तो वहाँ पे भी तो ज़रूरत है, तो इसीलिए सलाइवा, टीयर्स, और तीसरा यहाँ पे स्टमक के अंदर है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहाँ पे एसिडिक मीडियम मेंटेन करेगा, और जब वहाँ पे एसिडिक मीडियम मेंटेन हो जाएगा तो इस एसिडिक मीडियम के कारण बच्चों माइक्रोब जो है वहाँ पर मारे जाएंगे। अगर इफ दे विल रीच टू योर स्टमक पार्ट ऑल्सो, तब वो वहाँ पे मारे जाएंगे और वो डिसीज कॉज नहीं कर पाएंगे।
मतलब कुल मिला के दे आर अ काइंड ऑफ बैरियर, रोकथाम करने के लिए। जैसे स्पीड ब्रेकर जो होता है ना, वो आपकी स्पीड को रोक देता है, वैसे ही यहाँ पे जो बैरियर्स हैं वो उस माइक्रोब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो है बच्चों वो है यहाँ पे सेल्यूलर बैरियर, मतलब यहाँ पे कुछ सेल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल करेंगे उसको रोकने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका स्पेशलाइज्ड सेल्स। कौन है स्पेशलाइज्ड सेल्स, है ना, जो कि क्या करेंगे, जो कि उसको फेगोसाइटोसिस शो करेंगे या फिर उस माइक्रोब को ही मार देंगे। तो कैसे वो मारते हैं, यहाँ पे फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स हैं, दे विल रीच ओवर देयर और वो उसको वहाँ पे पूरी तरह से खा जाते हैं, उसको पूरी तरह से एनगल्फ कर लेते हैं और सेल का लाइसिस, या फिर बोले कि लाइसिस तो नहीं, उसने पूरा ही उसको वहाँ पे किल कर दिया है। उसके बाद में ये देखिए WBC सेल्स हमारी बॉडी में है ना, जिनको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। साथ में है इसके मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो हैं ये फेगोसाइटोसिस या फिर बोलें कि उसको किसी भी माइक्रोब को खा जाने में वो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे बच्चों। और इसके बाद में जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, इस सेल्यूलर बैरियर के जो एग्जाम्पल्स है वो है यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। अभी इसी का हमने एक डायग्राम वहाँ पे देखा था। सो दे ऑल बिलोंग टू सेल्यूलर बैरियर्स। यहाँ पे ये सेल्स है बच्चों, सेल्स आर ऑल्सो प्लेइंग ए रोल। अगर माइक्रोब, देखिए पहला तो उन्होंने फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल बैरियर के तौर पे उन्होंने माइक्रोब को अंदर जाने से रोका। फिजियोलॉजिकल में अगर अंदर वो चला गया है तो उन्होंने अंदर जाने से भी सलाइवा, टीयर्स, HCl ने रोका। अगर वो उससे भी नहीं रुक पाया तो नाउ सेल्स विल बी देयर, वो उसको ढूंढ के कहीं ना कहीं से मारने की कोशिश करेंगे। और वो मारने वाले जो सेल जो हैं, सुपारी जीन को हमने यहाँ पे दी है, वो सेल्स हैं आपके WBC, ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेजेस, ये इनको किल करते हैं। और न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट ये नेचुरल किलर सेल्स है। चौथा जो है बच्चों दैट इज साइटोकाइन बैरियर। चौथा जो है वो है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाने के कारण प्रोड्यूस होगा, है ना। अगर आपका सेल किसी भी तरह के वायरस से अगर अफेक्टेड हो जाता है, इन दैट कंडीशन यू विल गेट टू नो कि आपकी बॉडी से, आपके उस सेल से कुछ स्पेशल टाइप का प्रोटीन वहाँ पे सिक्रीट आउट होता है ना। जैसे कि इंटरफेरॉन इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। इंटरफेरॉन क्या है बच्चों, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस होता है। ये क्यों प्रोड्यूस हुआ है, जैसे देखिए ऐसा होता है कि अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपको पुलिस ने कहीं पे रोका और आपका चालान कटा, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, आपका खुद का तो चालान कटा है, आपको वहाँ पे पैसे भरने पड़े, लेकिन अगर कोई फिर से आपको उसी रास्ते पे आता हुआ दिखाई देगा तो आप अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बोलेंगे नहीं उस रास्ते से मत जाना, वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है, या फिर इस तरह से हम लोग वहाँ पे उनको बचाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही यहाँ पर इंटरफेरॉन जो है बच्चों, उसका प्रोडक्शन आपका इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करता है, और इन्फेक्टेड सेल बाकी के सेल्स को ये बताना चाहता है कि हम तो यहाँ पे इन्फेक्टेड हो गए, तुम अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक अपनाओ। इंटरफेरॉन के साथ में यहाँ पर ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर भी हमको देखने को मिलता है, नेटरल्यूकिन्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि आपके साइटोकाइन बैरियर में आता है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी जो है वो खत्म होती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब आप जो सीखने वाले हैं, आपको जितनी भी डिसीज होगी ये आफ्टर बर्थ होती है बच्चों। ये आपको कब देखने को मिलेगी, ये आफ्टर बर्थ हमको ये कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि इसके बाद में यू विल कम इन कॉन्टेक्ट विथ मेनी काइंड्स ऑफ माइक्रोब। बहुत सारे माइक्रोब जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ऑल द माइक्रोब्स व्हिच आर देयर इन द एयर, जितने भी माइक्रोब जो कि प्रेजेंट है पानी में, जो कि प्रेजेंट है सॉइल में, और जो प्रेजेंट है फूड में, अगर वो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, डेफिनेटली दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉज यू डिसीज, है ना। तब ये आपको डिसीज कॉज करते हैं, और इनसे डिसीज कॉज हो जाने के कारण आपकी बॉडी जो है वो यहाँ पर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी। एंटीबॉडीज का अर्थ अब आप यहाँ पे समझ जाएंगे, दीज आर द फॉरेन बॉडीज, these are what, these are the foreign bodies, and antibody का मतलब होता है, antibody का मतलब होता है कि
एंटीबॉडी का मतलब होता है कि एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बॉडी का मतलब है यही सारे फॉरेन पार्टिकल्स। व्हेनेवर दीज फॉरेन पार्टिकल्स विल एंटर इनसाइड योर बॉडी, तब आपके इम्यून सिस्टम ने बच्चों, आपके इम्यून सिस्टम ने क्या किया है, इम्यून सिस्टम ने आपके कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स, आपके स्पेशल टाइप के प्रोटीन यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं, और वो प्रोटीन जो है दे विल बी एबल टू किल द माइक्रोब्स। वो क्या करते हैं, वो इन माइक्रोब्स को किल करेंगे, और इन सारे माइक्रोब्स को किल करने के बाद में, या फिर बोलें कि उनको मारने के लिए जो यहाँ पे जो बॉडी जो होती है वो है आपकी एंटीबॉडीज, है ना। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी अब यहाँ पे एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज में बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मतलब आपका इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू एक्वायर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतने सारे माइक्रोब्स जो है ना, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गे, वायरस, ये सारे माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट है, और ये आपकी बॉडी में इंटर करने की कोशिश करते हैं। दे नो दिस थिंग कि आपकी बॉडी में बहुत सारा नरिशमेंट है, आपकी बॉडी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट है, और वो सारा न्यूट्रिएंट उनकी ग्रोथ, उनके डिवीजन, उनके रेप्लिकेशन में या मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के बारे में हम समझेंगे इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ये इम्यूनिटी क्या करेगी, आगे से कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में ना इंटर कर जाए, आपको किसी तरह की डिसीज ना यहाँ पे हो जाए, उसको रोकने के लिए ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इसके बाद में ये मेमोरी सेल्स भी, मतलब अपनी एक इंफॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ पे बनाए रखती है, मतलब एक डेटा, एक पूरा रजिस्टर वो वहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करती है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो माइक्रोब फिर से वहाँ पे बॉडी के अंदर आए तो उसको फिर से मारा जा सके। इसी तरह की इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना। अब आपको ये समझ में आया होगा, इनेट इम्यूनिटी क्या है, बाय बर्थ है। एक्वायर्ड क्या है, ये आपकी बर्थ के बाद आ रही है। इनेट में उन्होंने फिजिकल बैरियर से पहले रोकने की कोशिश करी, फिजियोलॉजिकल से अगर वो इंटर करा है तो उसको किल करने की कोशिश करी है। तीसरा, उन्होंने सेल की मदद से वहां पे मारने की उसको कोशिश करी, आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कराया, और फिर आखिरी में साइटोकाइन में हमने देखा कि कुछ केमिकल आपके इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस कर रहे थे, और उन सेल्स ने अपने बाकी के साथी सेल्स को ये इंफॉर्मेशन दी दैट वी ऑलरेडी गॉट इन्फेक्टेड, ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दीज माइक्रोब्स, है ना। अब इसके बारे में और डिटेल समझते हैं। तो अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से इनेट में आपने बहुत ही अच्छे से समझा कि किस तरह से माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर हुए थे। अब देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ये सारी प्रोसेस यहाँ पे आगे परफॉर्म होने वाली है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम देखने जा रहे हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है बच्चों, कि एक बार जब माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर हो गया तो उसके बाद में कोई स्पेसिफिक पैथोजन के लिए, पैथोजन मतलब क्या है, पैथोजन का मतलब मैंने आपको बताया था डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पैथोजन यहाँ पे कहलाते हैं, और हर एक पैथोजन के लिए यहाँ पे एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में फॉर्म हो जाती है। तो इसीलिए ये क्या कहलाई, स्पेसिफिक कहलाई। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या कहलाई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या कहलाई है बच्चों, ये कहलाई है स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर माइक्रोब के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक लॉक है ना, हर एक लॉक के लिए एक की होती है, वैसे ही हर एक एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी यहां पर होगी, है ना। हर एक एंटीजन के लिए एंटीबॉडी होगी। तो ये एंटीबॉडी बनी कब, ये एंटीबॉडी तभी बनी जब कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में इंटर करा। और हर एक एंटीबॉडी के लिए, जैसे देखिए आपका घर में आप एक परिवार हैं, लेकिन परिवार में सभी लोगों के पास में एक अलग आइडेंटिटी कार्ड होता है। आपका सभी का आधार कार्ड भी अलग है, आपका वोटर आईडी सबका अलग है, आपका पैन कार्ड, आपकी सारी चीजें अलग है। वैसे ही यहाँ पे जितने भी एंटीजन मतलब पैथोजन्स या फिर माइक्रोब जब आपकी बॉडी में एंटर करेंगे तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर नोट डाउन हो जाती है, और हर एक स्पेसिफिक एंटीजन को या माइक्रोब को कैसे किल किया गया उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखी जाती है। इसीलिए हर एक एंटीबॉडी
किसी स्पेसिफिक माइक्रोब के अगेंस्ट ही इफेक्टिव होती है। इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपके दो इंपॉर्टेंट सेल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं बच्चों। फर्स्ट इज बी सेल और टी सेल। ये दो इंपॉर्टेंट सेल्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं बच्चों। ये दोनों लिम्फोसाइट्स हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। इसी के कारण आपकी इम्यूनिटी जो है वो यहाँ पे स्ट्रांग होती चली जाती है। इसके बाद में ये स्पेसिफिक पैथोजेंस के इफेक्टिव हमने देखा कि ये जो एंटीबॉडी जो है, तो यहाँ पे ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमको यहाँ दिखाई देता है। इसको H2S2 के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए ये है क्या, अब यहाँ पर इस एंटीबॉडी को अगर आपने देखा तो सबसे पहले तो ये वाई शेप हमको दिखाई दिया। इस वाई शेप का मतलब क्या है, ये वाई शेप का मतलब होता है कि इसमें ये जो बेस है, जैसे कि कोई भी किसी भी बिल्डिंग को बनाने में आपको वहां पर एक बेस देना पड़ता है, आपको उसमें बिम कॉलम या फिर कॉलम वहां पे हमको डालना पड़ते हैं। तो ये इसीलिए दो बड़े बड़े कॉलम जो है जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक आए हैं, दीज आर कॉल्ड हेवी चेन्स। इन्हीं को हम लोगों ने हेवी चेन बोला बच्चों, इसको हम लोगों ने बोला हेवी चेन। अब देखिए हेवी चेन यहाँ पे कितने हैं, एक और ये दो। तो यहाँ पे इस तरह से दो हेवी चेन हमने लिख दिया। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा कि हेवी चेन के लिए तो यहाँ पे हेवी चेन दो है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये लाइट चेन है ना। ये क्या है यहाँ पे, लाइट चेन या फिर शॉर्ट चेन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये लाइट चेन जो है वो भी कितनी है, एक और ये दो, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको H2L2 के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। अब देखिए दोनों यहाँ पे जो हैवी चेन है, यहाँ पर ये एक बॉन्ड के साथ में आपस में जुड़ी हुई रहती है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये सारी एंटीबॉडी में कुछ अलग ही होता है। क्योंकि मैंने बताया कि आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक होने के कारण जैसे कि आपने ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपको किसी चाबी की याद दिला रहा होगा। तो चाबी में हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो देखा है, और ये जो स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर ही किसी ताले को खोलने में मदद करता है। वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बच्चों। ये सारी एंटीबॉडी में अलग होगा, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से एंटीजन के साथ में जाकर बॉन्ड बनाएगा, है ना। एक तो ये चीज, दूसरा आप इस वाले स्ट्रक्चर को एंटीजन बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट क्यों बोला, कि यहां पर ही आकर जो भी एंटीजन, जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो उसमें आके ट्रैप हो जाएगा, उससे वो बॉन्ड वहां पे बना लेगा और इसलिए वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो जाएगा मतलब अगर वो इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है, इट वोंट बी एबल टू कॉज डिसीज, है ना, तब वो डिसीज कॉज नहीं कर पाता है ना। उसने क्या करा है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, और जब वो न्यूट्रलाइज पूरी तरह से हो गया बच्चों, तब हम बोल देंगे कि अब ये एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन वहां पे देखने को मिली, इसके कारण आपको डिसीज आपकी बॉडी से खत्म हो गई। इसीलिए इस वाले पोर्शन को हम लोग एपिटोप भी बोलते हैं। हर एक एंटीबॉडी में एक अलग ही तरह का एपिटोप हमको देखने को मिलेगा, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड पैराटॉप, है ना। एपिटोप और पैराटॉप हम लोगों ने बोला बच्चों। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें जैसे मान लीजिए अगर ये एक कोई एंटीबॉडी है ना, अगर ये एक कोई एंटीबॉडी है तो इसमें आप इस तरह का एंटीजन हम देख सकते हैं कि ये एंटीजन इस एंटीबॉडी में आकर फिट हो जाएगा। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। वैसे ही आप अगर यहाँ पे कोई दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो बाकी के अगर जितने भी दूसरे भी एंटीबॉडीज जो है वो किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन पे काम करने वाली और इफेक्टिव होगी। इसका पता इसको कैसे समझा जा सकता है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है कि उसका स्ट्रक्चर, उसमें जो खाली स्पेस वो हमको देखने को मिल रही है, उसी खाली जगह में वो एंटीजन आके अपना बॉन्ड वहां पर बना लेगा, वो पूरी तरह से अटैच उस पर हो जाएगा। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी बच्चों।
अब देखिए प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये आपको यहाँ पे समझना होगा, जब भी वो माइक्रोब आपकी बॉडी में पहली बार इंटर करेगा तब आपकी बॉडी उसको फाइंड आउट करेगी और उसके अगेंस्ट अपना एक्शन लेगी। तो जो सबसे पहला रिस्पॉन्स आपकी बॉडी का देखने को मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, है ना। प्राइमरी रिस्पॉन्स कब आपको देखने को मिला, जब पहली बार वो पैथोजन जो है वो आपकी बॉडी में इंटर हुआ है, लेकिन वो ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो हमको लो इंटेंसिटी का देखने को मिलता है बच्चों। वो कैसा देखने को मिलेगा, वो हमको यहाँ पे लो इंटेंसिटी का देखने को मिलेगा। अब ये लो इंटेंसिटी का क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अभी इतना इफेक्टिव आपके लिए वो नहीं हुआ है ना। दूसरी कंडीशन, दूसरा जो कहलाया वो है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है, मतलब जब फिर से आपका एक्सपोजर उसी माइक्रोब के साथ में सेम एंटीजन के साथ में हुआ है और ये जो है ये हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे देखने को मिलेगा। जब ये चीज रिसर्च में पता लगी बच्चों, तो इसी बेसिस पे आपको वैक्सीनेशन डेवलप की गई आप ही के लिए। ये वैक्सीनेशन पहली बार इंटर होने पर आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स को जनरेट कर देती है। आपकी बॉडी उस माइक्रोब को, उस वीक माइक्रोब को बड़ी आसानी से पहचान जाती है और दूसरी बार एक अच्छा रिस्पॉन्स वहां पे देखने को मिलेगा। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो हाई इंटेंसिटी का होता है और जो फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है। जब प्राइमरी मतलब पहली बार आने पे, सेकेंडरी मतलब सेम माइक्रोब दूसरी बार आने पे, है ना। इसमें देखिए बच्चों, इनेट इम्यूनिटी जो हम लोगों ने देखी थी, इनेट इम्यूनिटी में मैंने आपको एंटीबॉडीज की बात बताई थी। एंटीबॉडीज विल बी अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज, है ना। तो वो किसी भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट हमको देखने को मिलेगी। अब इसमें हमको देखने को क्या मिला कि एंटीबॉडीज का मतलब क्या हुआ है, कि एंटीबॉडीज का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन जो है वो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है बच्चों, इम्यूनोग्लोबिन। अब ये इम्यूनोग्लोबिन यहाँ पे बहुत सारी तरह का आपका देखने को मिलेगा। इम्यूनोग्लोबिन जो है वो अपने शॉर्ट में हम उसको इस तरह से लिखेंगे आईजी। आईजी का मतलब होगा इम्यूनोग्लोबिन। तो अब इसमें भी हमको इम्यूनोग्लोबिन अलग अलग देखने को पड़ेगा। अब ये एंटीबॉडीज में क्या बताया कि इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस हुई है आपके बी लिम्फोसाइट की मदद से। किसके कारण, आपके बी लिम्फोसाइट की मदद से ये प्रोड्यूस यहाँ पे हुआ, है ना। और उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण ये आपको हेवी चेन, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट बच्चों यहाँ पर है, जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है, और इसको जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम लोगों ने सी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जो कि पैराटॉप पोर्शन है, और ये एपिटॉप पोर्शन है ना, लाइट चेन। और ये आपको यहाँ पे समझ में आया। एक और चीज, यहाँ पे जो ये दोनों जो बॉन्ड्स हमको दोनों के बीच में हमको जो देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हमको देखने को मिल रहे हैं। इसी के कारण ये दोनों हैवी और लाइट चेन जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब इसके बाद में इनेट इम्यूनिटी में जब हमने इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो इम्यूनिटी के बाद में बच्चों हम लोगों को इसके टाइप्स के बारे में समझना होगा। टाइप्स के बारे में हमको देखने को मिलेगा कि ये एंटीबॉडी जो है ये हमको यहाँ पे 4 पेप्टाइड चेन हमको देखने को मिली। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये 4, एक ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, है ना, और नंबर 3 ये हुआ। एक मिनट, तो देखिए इसमें 4 पेप्टाइड चेन हमको देखने को मिलेगी, यहाँ पे 2 और 2। तो इस तरह से 4 पेप्टाइड चेन है, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में लिख के बताया था H2 और L2। यहाँ पे 2 हैवी और 2 लाइट चेन्स बच्चों हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट में हम लोग IG के नाम से हम इसको लिखेंगे, तो IgM, IgG, IgE, IgA और IgD, इस तरह से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें गामा, अल्फा, बीटा, लैम्डा, इन सारे सिंबल की मदद से भी इन इम्यूनोग्लोबिन को बताया जा सकता है। देखिए जैसे कि आपका जो फर्स्ट आपको जो मदर मिल्क जो है ना, मिल्क जो है, या फिर इसको हम लोग कौन सा मिल्क बोलेंगे, कोलेस्ट्रम जो है, कोलेस्ट्रम विच इज अ फर्स्ट मिल्क फ्रॉम द मदर। उस मिल्क के अंदर
हमको IgA जो है वो सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलेगी, और यही जो है वो सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चों। ये एंटीबॉडी या ये इम्यूनोग्लोबिन जो है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन, ये सिक्रीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए यहाँ पे मेमरी ग्लैंड से इस मिल्क का प्रोडक्शन, इस कोलेस्ट्रम का एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराने के लिए उसने हमको यहाँ पे दी हुई है। फिर दूसरा IgM, IgG और IgD, अब ये भी सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो IgM जो है इसका स्ट्रक्चर जो है बाकी के दूसरों के कंपैरिजन में काफ़ी अलग है। ये करीबन 5 से 10% यहाँ पे हम आपकी बॉडी में देखने को मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये जो है ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे फॉर्म करती है। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऐसी चेन 5, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता हुआ हमको दिखाई देगा, है ना। उसके बाद में IgG जो है ये आपको जो मदर बॉडी से बेबी की बॉडी पे जो ट्रांसफर जो हो रहा है, इट विल बी एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटा लेयर। ये क्या है, ये प्लेसेंटा लेयर जो है उसको भी क्रॉस कर पाती है। ऐसे ही ये सारी इम्यूनोग्लोबिन जो है ये सारी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट होती है। इन्हीं को एक एक करके हम आगे भी समझेंगे। अब यहाँ पे इनके कारण आपको देखने को मिलेगा कि 2 तरह का रिस्पॉन्स आपकी बॉडी यहाँ पे शो करेगी। पहला जो है वो है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखिए ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि ये एक तरह का एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब अभी मैंने समझाया था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है जब भी कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में आ जाता है आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचानेगा और उसको ये रिस्पॉन्स जो शो करेगा वो कहलाएगा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद में हमको देखने को मिलता है कि ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। एंटीबॉडी मीडिएटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर ये एक तरह का मीडिएटर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह के माइक्रोब की प्रेजेंस को डिटेक्ट करके उनको किल करने की कोशिश वो करेगा। B lymphocyte produce antigen specific antibody in the circulatory system। अभी क्या हुआ, आपके जो B lymphocytes है बच्चों, ये B lymphocyte क्या करेंगे, इन्होंने एंटीजन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करा है और उनके खिलाफ इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया और ये सारी एंटीबॉडी आपके ब्लड में पहुंच गई है। नाउ दिस विल बी एबल टू सर्कुलेट इनसाइड योर ब्लड। जब ये ब्लड में पहुंची है तो ब्लड में ये पूरी बॉडी में फैल जाती हैं और ये हो किसके कारण रहा है, ये हो रहा है आपके बी लिम्फोसाइट के कारण। पूरे आपके सिस्टम में, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरी बॉडी में ये फैल गए और उसके कारण आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला जो कि कहलाया ह्यूमरल रिस्पॉन्स, है ना। फिर देखिए सेल मीडिएट इम्यूनिटी। यहाँ पे सेल मीडिएट इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ सेल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करने वाले हैं। ये भी एक तरह का एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग बोल सकते हैं। सेल मीडिएट इम्यूनिटी को क्या बोला हमने, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोगों ने बोला है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें वो ये कि ये टी लिम्फोसाइट के कारण है। ह्यूमरल जो था वो बी लिम्फोसाइट के कारण था, वो वहाँ पे मीडिएट रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे टी लिम्फोसाइट अपना इंपॉर्टेंट रोल शो कर रहे हैं। इसमें CMI रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई ऑर्गन फिट करा गया है, ट्रांसप्लांट किया गया है, तो उसके रिजेक्शन के लिए आपकी सेल मीडिएट इम्यूनिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राफ्टिंग या फिर डोनर से कभी आपने कोई ऑर्गन लिया है
और वो आपका इम्यून सिस्टम क्यों रिजेक्ट कर देता है, क्या कंडीशन वहां पे हमको देखने को मिलती है, तो वो होता है आपके सेल मीडिएट इम्यूनिटी के कारण, जिसके कारण जो कि कारण उसके पीछे है आपका टी लिम्फोसाइट मीडिएट, और ये CMI जो है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आपका ऑर्गन पूरी तरह से फेल हो जाएगा, आपकी बॉडी सोचेगी कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है जो हमारी बॉडी में आ चुका है और हमको डिसीज कॉज यहाँ पे कर सकता है। एक्टिव इम्यूनिटी, अभी एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब, इम्यूनिटी का पहला जो टाइप यहाँ पे हमको दूसरा जो देखने को मिल रहा है वो है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स आएगा, और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स आया है दैट इज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एंटीजन। जब भी कोई एंटीजन यहाँ पे आया है बच्चों, उसके खिलाफ ये हमको देखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये तभी होगा जब फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस टू द स्पेसिफिक एंटीजन, है ना, यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए एंटीजन मतलब फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन मतलब फॉरेन पार्टिकल। और जब भी ये फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आए तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स शो किया। ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन बच्चों, जब भी आप वैक्सीन वगैरह ले रहे हो वो कहलाएगा वैक्सीनेशन। या फिर इसी में क्या हुआ, एटीन्यूएटेड फॉर्म, एटीन्यूएटेड का मतलब होता है वीक फॉर्म। वीक फॉर्म कितना वीक, इतना वीक कि आपकी बॉडी में एंटर करने के बाद वो आपको डिसीज कॉज कर ही नहीं पाता, उसी को हम लोग बोलते हैं एटीन्यूएटेड माइक्रोब। जब ये कब आपकी बॉडी में एंटर कराए हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू, इम्यूनाइजेशन के थ्रू। आपको या तो आपको 2 बूंद जिंदगी की पोलियो वाली पिला दी है, या फिर आपको किसी तरह का इंजेक्शन लगा है, तो उसके थ्रू आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीक माइक्रोब या एटीन्यूएटेड फॉर्म ऑफ माइक्रोब जो है वो एंटर कराए गए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचान ले और आपका इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव हो जाए। जो इम्यूनिटी यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है इस इंजेक्शन के बाद में, दैट विल बी कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद में बच्चों यहाँ पे आती है बात पैसिव इम्यूनिटी की। तो पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ये किसी तरह की रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो आपकी बॉडी को सप्लाई की जाएगी और ये फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पैसिव में क्या हुआ है, पैसिव में आपको रेडीमेड बनी बनाई मिली, लेकिन एक्टिव में आपके बॉडी को, आपके सिस्टम को वो एंटीबॉडी वहां पर बनाना पड़ी है ना। दूसरा, ये पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड आपको कहां से मिली थी, कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम क्या है, कोलेस्ट्रम जो है बच्चों, कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क विच विल बी सप्लाइड बाय द मदर बॉडी, जिसमें मैंने आप थोड़ी देर पहले IgA के बारे में बताया था, एक तरह का इम्यूनोग्लोबिन है। तो IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन, है ना, IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट। लेकिन कब, जब आपका बर्थ हुआ है ना, आफ्टर बर्थ जो है आपकी बॉडी को बचाने के लिए आपकी मदर ने क्या किया है, मिल्क आपको दिया है। और ये फर्स्ट मिल्क जो कि येलो, थोड़ा सा येलोइश हमको देखने को मिलता है। ये येलोइश कलर हमको क्यों देखने को मिला, बिकॉज इट कंटेन एंटीबॉडीज इन इट, है ना, इट कंटेन एंटीबॉडीज इन इट। उसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज है। और ये रेडीमेड एंटीबॉडीज है बच्चों, जो भी उस मदर ने अपनी लाइफ में जितनी भी डिसीज फेस की होगी उनको देखते हुए उसके इम्यून सिस्टम ने, उस मदर के इम्यून सिस्टम ने अपनी बॉडी में यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन तैयार कर रखे हैं और वो अपने बच्चे को वो दूध के फॉर्म में पहुंचा देगी। दूसरा, IgG की बात यहाँ पे करते हैं तो एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। मैंने यही अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एंटीबॉडी जो कि प्लेसेंटा लेयर को भी क्रॉस कर देती है। और ये पैसिव इम्यूनिटी आपको, आपके बच्चे को वो यहाँ पे दे सकती है। ये कब की बात हो रही है, जब आप बर्थ लेने वाले हैं या फिर किसी प्रेगनेंसी की बात हम लोग कर रहे हैं।
प्रेगनेंसी में द बेबी विल बी कवर्ड, द बेबी इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लेसेंटा, है ना, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन वहां पे देखने को मिलेगी, उस मेम्ब्रेन के अंदर ही ये बेबी का डेवलपमेंट होगा। लेकिन इस प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाने वाली कौन सी इम्यूनोग्लोबिन्स है बच्चों, आईजीजी, ये आपको याद रखना होगा। आईजीजी इतनी छोटी आपके इम्यूनोग्लोबिन्स है विच विल बी एबल टू क्रॉस प्लेसेंटा लेयर ऑल्सो, है ना। अब इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की बात हम लोग करें तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में हम लोगों को देखने को मिलता है कि आपकी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ है ना, तो उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट कोई मेमोरी या डेटा वो स्टोर कर लेता है, वो बना रख लेता है। अब ये जितना भी डेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे रखी है वो मेमोरी सेल्स के फॉर्म में होती है बच्चों, और ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो वैक्सीनेशन से क्या हुआ है, वैक्सीनेशन से आपके जो इम्यून सेल्स जो हैं वो कांटेक्ट में उनके आते हैं, और जब भी वो इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं तब हमको ये देखने को मिलता है कि आपकी बॉडी में उसको, उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देने के बाद में कुछ मेमोरी सेल्स वहां पे रह जाते हैं। व्हेनेवर द नेक्स्ट टाइम दैट माइक्रोब विल एंटर इनसाइड द बॉडी, तब वो आपको यहाँ पे बचा लेता है। द वैक्सीन इज सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिवेटेड या एटीन्यूएटेड पैथोजेंस और एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन दैट टेकन ओरली और इंजेक्टेड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर द पैथोजन, है ना। मतलब क्या है कि आप या तो ओरली, जैसे पोलियो की हम लोग दवा पीते हैं, ऐसी और भी कई सारी दवाइयाँ हैं जो कि हम ओरली लेते हैं। ये एक सस्पेंशन है जिसमें, सस्पेंशन मतलब एक तरह का लिक्विड, है ना। तो वो सस्पेंशन जिसमें ये माइक्रोब, किसी भी स्पेसिफिक माइक्रोब, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो जिस भी माइक्रोब के खिलाफ या जिस भी ऑर्गेनिज्म के खिलाफ आप अपनी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हैं, आपको उसी का वीक फॉर्म आपकी बॉडी में इंसर्ट कराना होगा इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। ये आप ओरली भी ले सकते हैं, आप इंजेक्शन से भी ले सकते हैं, और जब वो आपकी बॉडी में पहुंच जाता है तो आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, उसके लिए सोल्जर सेल्स को तैयार करती है, नेचुरल किलर सेल्स को वो तैयार यहाँ पे कर लेती है ना। तो ये वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन आपको इस तरह से मदद करता है। और जब भी आपने इंजेक्टिंग एंटीटॉक्सिन फॉर द स्नेक बाइट, अब देखिए सांप के काटने पे कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे सांप के काटने पे हम जो इंजेक्शन यहाँ पे ले रहे हैं वो है एंटीटॉक्सिन, है ना। देखो न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है सांप में, कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक स्नेक वेनम होता है ना। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर कुछ एंटीबॉडीज जो है वो उस वेनम के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इंसर्ट करा दी गई है ना। ये क्या है, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है। पैसिव का मतलब क्या है, पैसिव का मतलब है ये रेडीमेड आपकी बॉडी को सप्लाई कर दी गई। कब, जब भी स्नेक ने आपको कभी बाइट किया है बच्चों, है ना, तो क्या होगा कि वो जो वेनम है वो वेनम आपकी बॉडी में आएगा और आपके टिश्यू को, आपके ऑर्गन्स को यहाँ पे इफेक्ट करेगा, है ना। ये क्या है, वेनम क्या है, वेनम एक तरह का टॉक्सिन है। ये क्या है, वेनम एक तरह का टॉक्सिन है, और इस टॉक्सिन के खिलाफ आप तुरंत ही यहाँ पे एक इंजेक्शन इसको देते हैं, और ये इंजेक्शन जो है सही समय पे अगर दवाई उस सांप के जहर के लिए मिल जाए तो आपकी जान बचाई जा सकती है ना। कैसे बचाई जा सकती है कि देखिए अब सांप काटा है तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सांप काटा है, उस हर एक सांप के लिए उसका सांप का जहर निकालकर उस जहर से एक एंटी वेनम या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी वैक्सीन यहाँ पे इन्होंने बनाई है, एक दवाई यहाँ पे बनाई है जो कि आपकी बॉडी को रेडीमेड सारी एंटीबॉडी सप्लाई कर लेती है, और ये जो एंटीबॉडीज यहाँ पे सप्लाई होगी ये इसमें वेनम जितने भी टॉक्सिन है ना उनके साथ में ये बॉन्ड बना लेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से सेफ हो जाएगी। आपको किसी तरह का कोई नुकसान यहाँ पे नहीं होगा,
है ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको रेडीमेड इम्यून या फिर बोले कि आपको रेडीमेड यहाँ पे एंटीबॉडी सप्लाई करा दी गई है, जिसके कारण अब आपको इस सांप से कोई खतरा नहीं रह जाएगा, है ना। लेकिन बहुत सारे सांप के जहर के लिए अभी तक एंटी वेनम नहीं तैयार हुआ है। अब देखो ये कैसे हुआ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इन प्रोड्यूसिंग द लार्ज स्केल वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन प्रोडक्शन में यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या साबित हुआ है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ही, ये बच्चों जेनेटिक्स से ये टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, जिसको हम लोग आजकल जो भी आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ही एक जीता जागता सबूत अभी के समय पे हम लोग जान सकते हैं। और उसी की मदद से यहाँ पे वैक्सीन प्रोडक्शन में बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन करने में हमको बहुत बेनिफिट हुआ है। वैसे ही हेपेटाइटिस वैक्सीन जो यहाँ पे प्रोड्यूस कराई गई है वो हम लोगों ने ईस्ट से प्रोड्यूस कराई है ना। वो हमारे रिसर्चर्स ने ईस्ट से इसका प्रोडक्शन इन्होंने करवा लिया है। अब वैक्सीनेशन की बात आप समझ चुके हैं कि वैक्सीनेशन में हमने क्या किया। वैक्सीनेशन में हम लोगों ने एक वीक वायरस को, एक वीक माइक्रोब को हमारी बॉडी के अंदर एंटर कराया, है ना। जब आपने उसको बॉडी के अंदर एंटर कराया है तो क्या होगा, यहां पर इसी के बीच में एक्टिवेट हो जाएगा आपका इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम में कौन एक्टिवेट होगा? आपके किलर सेल्स, आपके WBC, आपके लिम्फोसाइट, आपके सारे सेल्स जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। दीज सेल्स आर हैविंग कैपेबिलिटी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो, है ना, या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या किसी वेसल की मेम्ब्रेन जो है दे विल बी एबल टू क्रॉस दैट ऑल्सो, और फिर वो शो करेंगे फेगोसाइटोसिस। तो यहाँ से वीक वायरस को जब आपकी बॉडी में एंटर कराया तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इट विल बी एबल टू फाइंड द एंटीजन ओवर देयर। वो देख लेता है कि हाँ अब ये एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी में हमको देखने को मिला है, और ये एंटीजन या फिर फॉरेन पार्टिकल जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा वीक है ना, इतना डिसीज आपको वो कॉज कर नहीं सकता है या कर ही नहीं सकता है ना। तो डिसीज अगर वो कॉज आपको कर नहीं सकता है तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम, आपके सोल्जर सेल्स, दे विल बी एबल टू फाइंड दिस एंटीजन और वो उसको किल कर देंगे। किल करने के बाद में दे आर गोइंग टू मेक अ डेटा ऑल्सो। यहाँ पर उसकी मेमोरी जो है वो मेमोरी सेल्स में नोट डाउन कर लेंगे। मतलब एक रजिस्टर में नोट डाउन भी कर लिया है कि हमने किसकी डेथ या किसको हमने वहां पर किल किया है, वो नोट डाउन करने के बाद में दीज मेमोरी सेल्स दे विल रिमेन इन योर बॉडी। और वो जो इंफॉर्मेशन है वो कब इस्तेमाल होगी, जब फिर से यहाँ पर सेकेंड या फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपको देखने को मिले। दूसरी बार अगर वो फिर माइक्रोब आपकी बॉडी में आएगा तो वो मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा? क्योंकि आपने वीक वायरस जो है या वीक ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोब जो है वो आपकी बॉडी में यहाँ पे वैक्सीनेशन के फॉर्म में, इम्यूनाइजेशन के फॉर्म में आपने आपकी बॉडी में पहुँचाया है और इम्यून सिस्टम ने उसको डिटेक्ट किया है। उसी को आगे देखते हुए अब हम लोग एलर्जी की बात आज करने जा रहे हैं। तो एलर्जी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ लोगों को एलर्जी होती है। एलर्जी बोल सकते हैं कि वो फूड से हो सकती है। एलर्जी मे बी बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रेडिएशन ऑल्सो, कुछ तरह के रेडिएशन। कुछ लोगों को यहाँ से किसी तरह के स्मोक या फिर एयर से भी एलर्जी होती है ना। माइकल जैक्सन को भी एलर्जी थी, इसीलिए वो हमेशा ऑक्सीजन वाले चैम्बर में ही रहा करता था। तो एयर से भी है, एयर में कुछ स्पेशल टाइप की गैस जो है उनसे कुछ लोगों को समस्या होती है। फूड की बात हमने की, यहाँ पे क्लॉथ जो है उसका भी हम लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। वैसे ही फूड के अंदर मिल्क भी, बच्चों याद रखना कि मिल्क की भी कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम रहती है। दे वोंट बी एबल टू, या फिर बोलते हैं कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट है मतलब वो लैक्टोज या फिर मिल्क को ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और जब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो
उसको पेट में या फिर उसकी बॉडी में कुछ दूसरी समस्याएं वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि जो डाइजेशन के लिए, जो मिल्क के डाइजेशन के लिए जिन एंजाइम्स की वहाँ पे ज़रूरत होगी उनका प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा है, तो वो करेगा क्या ऐसी कंडीशन में? उसको ज़रूरत है कि वो स्किम्ड मिल्क ले। वो क्या ले? वो स्किम्ड मिल्क ले। स्किम्ड मिल्क ऐसा मिल्क है जिसमें फैट जो है वो ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, तो दे विल बी एबल टू डाइजेस्ट दैट स्किम्ड मिल्क। और ये आजकल सांची की या फिर जो भी दूध जो आता है वो येलो कलर वाली जो थैली आती है ना, आप किसी भी डेयरी वाले भैया से बोलेंगे येलो कलर वाली थैली दीजिए, दे विल बी एबल टू रिमेंबर। लेकिन आप स्किम्ड मिल्क बोलेंगे तो अगर वो चीज़ें जानता होगा, दूध के बारे में अच्छा नॉलेज रखता है, देन ओनली दे विल बी एबल टू रिमेंबर दैट, है ना। तो ये इतना सारा तरीका या फिर इतने सारे तरीके हैं आपकी बॉडी में एलर्जी दिखाई देने के। कुछ लोग बोलेंगे डस्ट से एलर्जी है, कुछ लोग बोलेंगे मुझे दूध से है, कुछ लोग बोलेंगे मुझे ये इस तरह के पानी से, बोरिंग के पानी से, या फिर बहुत सारी एलर्जीज यहाँ पे होती है। लेकिन एलर्जी एक्चुअल में है क्या? एलर्जी इज अ इंटेंस रिस्पॉन्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम। आपका जो इम्यून सिस्टम है वहाँ पे इंटेंस रिस्पॉन्स वहाँ पे देता है, तुरंत ही वहाँ पे जब भी उसको एक्सपोजर होता है किसी भी तरह के एलर्जन से। एलर्जन क्या हो सकता है? एलर्जन कुछ भी हो सकता है। एलर्जन जो है वो डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, एलर्जन जो है वो किसी भी तरह का पोलन ग्रेन हो सकता है, एलर्जन पोलन ग्रेन, है ना। तो एलर्जन जो है वो कुछ भी हो सकता है। एलर्जन मतलब वो ट्रिगर या वो सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जी, वही एलर्जन होता है। इसके बाद में आगे हम लोग एलर्जी की बात करते हैं। तो देखिए IgE, यहाँ पर जब भी आपको एलर्जी हुई है, आपके स्किन पे किसी तरह के दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, लाल लाल स्किन अगर हो रही है, तो वहाँ पर आपको इस तरह की इम्यूनोग्लोबिन्स जो हमने बात की थी इससे पहले, तो यहाँ पे IgE जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट होती है और वही यहाँ पे मीडिएट रिस्पॉन्स जो है देती है। यहाँ पे मास्ट सेल्स विल बी देयर, दे आर गोइंग टू सिक्रीट हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, इस कंडीशन में प्रोड्यूस होगा। और इसी के कारण आप बोल सकते हैं कि ये एलर्जीज आपको पेंट के कारण भी हो सकती है। कई बार घर में पेंट कराया जाता है ना, और वो पेंट जो है उसके भी कुछ लोगों को सांस लेने में समस्या हो सकती है, स्किन पे कुछ अजीब सा उनको फील हो सकता है, तो वो भी एक तरह की एलर्जी होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए एड्रेनलिन, स्टेरॉइड, ये जो है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स जो आपकी बॉडी या सिम्टम जो दे रही है, इनको रिड्यूस करने के लिए इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टेरॉइड का, है ना। और एड्रेनलिन यहाँ पे इनकी ही मदद मिलती है जो आपके एलर्जी को यहाँ पे रिड्यूस करने में मदद कर पाएगी। बहुत सारी गोलियाँ आप लोगों ने देखी होगी, कुछ लोग एविल ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि तुरंत ही आराम उनको हो जाए इसमें किसी भी तरह की एलर्जी में। फिर उसके बाद में बात आती है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी की मतलब बात है तो ऑटो का मतलब है सेल्फ, और इम्यूनिटी मतलब फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। लेकिन यहाँ पे तो ऑटो है, मतलब वो तो सेल्फ है, और यहाँ पर ये इम्यूनिटी जो है ये खुद पे ही काम करेगी। मतलब आपका जो सेल है दे वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाइड बाय योर इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सोचता है कि यही मेरा दुश्मन है, और वो आपका इम्यून सिस्टम उसी पे अटैक कर लेगा। देखिए वही तो बात है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है कि आपके खुद के सेल कौन से हैं और फॉरेन एंटीजन्स यहाँ पे कौन से हैं। तो इस कंफ्यूजन के साथ में ये लड़ाई वहाँ पे जारी होती है, ये एलर्जी यहाँ पे जारी हो जाएगी, और उसके बाद में वो अपने ही सेल्स पे अटैक करेगा। और जब ये सेल पे अटैक करेगा तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? यही कंडीशन कहलाएगी आपकी ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी देखिए अर्थराइटिस जो है यहाँ पर रियोमेटॉइड अर्थराइटिस जो है, इस कंडीशन को हम लोग ऑटो इम्यूनिटी आप इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं। वैसे ही इम्यून सिस्टम इन द बॉडी की बात अगर हम लोग करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। इम्यून सिस्टम केवल आपके WBC नहीं, अभी तक हम लोग क्या समझते हैं कि इम्यून सिस्टम की बात हुई है तो WBC होगा, बिकॉज दीज आर द WBC सेल्स, और वाइट ब्लड सेल जो है वही हमारे सोल्जर सेल्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले जब मैंने आपको बताया था तो वहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल या फिर
किलर सेल्स की जो बात की है, मैक्रोफेजेस की यहाँ पे हमने बात की है, ये सारे के सारे सेल्स, उनके अलावा भी बहुत सारे सेल्स हैं, दे विल बी एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ एंटीजन इनसाइड द बॉडी, उसको किल करके उसका डेटा, उसकी मेमोरी सारी अपने पास में सेव करके और फिर ये अपना काम जो है वो पूरी तरह से कर पाते हैं। तो देखिए इम्यून सिस्टम बना किससे है? तो इम्यून सिस्टम में आपके कुछ यहाँ पे ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्गन्स को आप याद रखिएगा, जैसे लिम्फ नोड हुई, थाइमस हुआ, आपके लिम्फेटिक वेसल्स हो गई, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में अभी और भी कुछ जैसे स्प्लीन, बोन मैरो, हम इनकी भी बात अभी आगे करने वाले हैं। तो लिम्फ नोड्स क्या है? देखिए लिम्फ नोड यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, दे विल बी देयर इन द मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, और वहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना, उसी का नोड जहाँ पे बन रहा है वो लिम्फ नोड है। जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता वहाँ पर ये लिम्फ होता है ना, बिटवीन द टिश्यूज, और उनके बीच में अगर किसी तरह का कोई माइक्रोब है, किसी तरह का कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको किल करना, यही काम आपके इस इम्यून सिस्टम का होता है। मतलब कोने से ढूंढ ढूंढ के उन माइक्रोब्स को मार रहा है। वैसे ही ये यहाँ पे थाइमस जो है बच्चों, थाइमस जो है वो टी सेल्स के मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हमको पता है कि जैसे जैसे आपकी एज होती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, तो द साइज ऑफ दिस थाइमस, थाइमस का साइज जो है वो क्या हो जाएगा? साइज ऑफ थाइमस जो है वो क्या हो जाएगा? वो कम होने लगता है। अगर थाइमस का साइज कम होने लग जाता है तो आप समझ जाइए कि अब आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम होना शुरू हो रही है। और यही होता है बुजुर्ग लोगों के साथ में। उन लोगों की इम्यूनिटी जो है वो यंगस्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, और यही बात हमारी इंडियन गवर्नमेंट को पता थी, इसीलिए उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक में सबसे पहला जो वैक्सीन का जो डोज था वो किसको दिया? जो लोग 60 से ज़्यादा वाले हैं, है ना, उन लोगों को ये सबसे पहला डोज यहाँ पे दिया। और जो बुजुर्ग थे उनको ये डोज मिलना ज़रूरी भी था। आपको इससे समझ में आया होगा कि थाइमस जो है वो आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो कि यहाँ पे एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देखिए लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स जो है दे आर गोइंग टू कनेक्ट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, और ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाने के बाद में इसी के अंदर आपके सारे बोल सकते हैं कि आपके सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स की यहाँ पे कनेक्टिविटी है बच्चों, बिकॉज दे विल बी एबल टू मैच्योर दीज एंटीबॉडीज ऑल्सो। उनको मैच्योर कराना है, प्रोड्यूस कराना है, उनको सही जगह पे पहुंचाना है, ये सारे काम आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स करते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम बना किससे? सबसे पहला तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, है ना। सेल्स यहाँ पे होंगे, सेल्स अभी मैंने जो बताया आपको वो सारे सेल्स हैं यहाँ पे। आपकी एंटीबॉडीज यहाँ पे होगी, ये भी सारा आपका तीनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे मिलके और क्या बना देती है? आपका इम्यून सिस्टम वहाँ पे उन्होंने रेडी कर दिया है। लेकिन इसमें हमको प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन देखने को मिलेंगे, एक जगह जहाँ पर प्रोडक्शन होगा सारी एंटीबॉडीज का, और दूसरी जगह जहाँ पे उनका मैच्योरेशन होगा। तो देखिए प्राइमरी में हम वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आपके लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर हो रहे हैं, है ना, प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। और जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, दे विल बी एक्टिवेट, दे विल बी रेडी टू वर्क ओवर देयर। और देखिए यहाँ पे बोन मैरो जो है वो यहाँ पे आपके बी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बोन मैरो मतलब आपकी हड्डी के अंदर वाला जो पोर्शन है वो आपका बोन मैरो है, वहाँ पर इसका बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन यहाँ पे होता हुआ हमको दिखाई देगा। वैसे ही थाइमस, ये जो थाइमस हमने यहाँ पे बात करी है, यही थाइमस आपके टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। और उसके बाद में आता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है बच्चों। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमको क्या देखने को मिला कि ये माइग्रेट करते हैं मैच्योरेशन के बाद में, और अपने एंटीजन, इनके दुश्मनों को ढूंढने की तैयारी यहाँ पे करेंगे। मैच्योरिटी यहाँ पे पूरी तरह से इनको मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपके पेट के नीचे की तरफ जो दिखाई देता है, दिस इज स्प्लीन। यहाँ पे पेयर्स पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इंटेस्टाइन के, यहाँ पर आपके थाइमस के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। टॉन्सिल्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड, और आपकी ये बोन मैरो और अपेंडिक्स, ये सारे के सारे जो है बच्चों, दीज आर द पार्ट विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना देने वाले यही सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं।
कौन कौन से हैं आपको ये याद रखना होगा, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड, पेयर्स, पैचेस, ये और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, ये सारे के सारे क्या है आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है बच्चों।